का नेतृत्व या तो खुद सीएम धामी और या फिर नामित मंत्री करेंगे। निवेशक सम्मेलन के लिए नोडल अधिकारी सचिव के मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम को बनाया गया है। निवेशक सम्मेलन अक्टूबर या नवंबर में प्रस्तावित है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हमारे साथ इस खबर पर बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी दिनकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर जी आपने आज का ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है। मैं आपको, चैनल को, दोनों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। सर, उत्तराखंड वैश्विक स्तर पर निवेशकों को लुभाने की तैयारी में है। सर, क्या कुछ तैयारियां की गई? और सर 2018 में भी सर निवेशक सम्मेलन किया गया था, इस बार क्या खास रहने वाला है? नहीं, मैं थोड़ा आपको, अगर आप इजाजत देंगे, जी थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा। जब मैं 2002 में गवर्नमेंट बनी और उसमें नारायण दत्त जी के साथ में औद्योगिक विकास मंत्री था, उस समय जो मैंने और हम लोगों ने यहाँ पर जो जिस तरह से तब चाहे सिडकुल। सर, हमारे साथ काजी निजामुद्दीन साहब पूर्व विधायक कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद। किशोर सर, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, जिस तरह से मैं काजी साहब को भी, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत लंबे सहयोगी, नमस्कार, इनके पिताजी से लेकर के इन तक साथ में हम लोगों ने काम किया है। जी, तब चाहे हरिद्वार हो, सेलाकुई हो, तब चाहे रुद्रपुर हो, जगह जगह उस समय औद्योगिक जो हमने स्थान बनाए, जी, उससे आज हजारों हजारों लोगों की रोटी चल रही है। साथ में प्रदेश का जो है संसाधनों से भी सुदृढ़ हो रहा है। जी, तो मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि उनके नेतृत्व में और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से विदेशों में भी लोग आए यहाँ। और हमारा जो मुख्यतः योगदान है, मैं बार बार कहता हूँ, तब भी मैं कहता था, उत्तराखंड और हिमालय और गंगा का अगर हम लोगों ने प्रबंधन ठीक किया तो मेरे ख्याल से हम सबसे सुखी प्रदेश और देश होंगे। तो उस भावना के अनुसार जगह जगह जिस तरह से हमारी सरकार ये विनिवेश को आकर्षित सर, काजी साहब के पास जाना चाहूंगा। काजी साहब, आपके पुराने दोस्त, आपके पुराने साथी किशोर उपाध्याय कह रहे हैं कि विदेशों से भी अब निवेश होगा सर उत्तराखंड में, यहाँ रोजगार के स्रोत पैदा होंगे, पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार, जो कि कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें माननीय किशोर उपाध्याय जी उस टाइम पर जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मंत्री थे, उस समय जो औद्योगिक विकास हुआ, उसके बाद तो हम यहाँ यही सुनते आ रहे हैं, होगा होगा। आप जाइए, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे अक्टूबर 2018 में, आपके अखबारों की सुर्खियां थी और विधानसभा में बहुत मेजें थपथपाई गई थी कि उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट हुई है और 2 दिन में 1,20,000 करोड़ रुपए के 601 निवेश प्रस्तावों पर लगी सरकार की मोहर। जी, वो कहाँ है? किशोर सर, जवाब दीजिए सर। कह रहे हैं 601 मोहर लगी थी सर, कहाँ है? करोड़ों रुपया खर्च हुआ उस पर, वो कहाँ है? और उसमें सेक्टर भी बाकायदा खुले हुए हैं, पर्यटन, ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, उसमें कंपनियों के भी नाम खुले हुए हैं, उसमें अडानी जी का भी नाम है, उसमें तमाम रसना वसना सारे नाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सूचना प्रौद्योगिकी, सब, आयुष, सबके उसमें कंपनियों के भी नाम खुले हुए हैं। वो एमओयूज कहाँ है? सर, तो आपको अपने पुराने साथी, अपने पुराने दोस्त पे यकीन नहीं है सर? उनके दावों पे आपको यकीन नहीं है सर? उनके वादों पे यकीन कैसे करें? मैं तो 2018 में इसी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने समिट की थी, कहाँ हैं उनके नतीजे? ये हवाई बातें करते हैं। जवाब दीजिए किशोर उपाध्याय, आपके दोस्त काजी साहब आपके वादों पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने वादा थोड़ी था, वो तो इनकी घोषणा थी, विधानसभा के अंदर घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेजर थपथपाई गई थी। आप अखबारों की सुर्खियां छांटिए 2018 अक्टूबर की। जवाब दीजिए सर किशोर उपाध्याय। जवाब मेरे छोटे भाई हैं और अब तो हमारे मार्गदर्शक हैं काजी साहब, पहले भी रहे हैं। मैं उनसे जवाब नहीं बल्कि विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन ये करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि उनको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर 77,000 करोड़ का अगर आज बजट बना है
उत्तराखंड का, तो ऐसे ही बिना कुछ काम किए हुए थोड़े बना होगा। आप सिडकुल में चले जाइए, हरिद्वार बगल में है आपके तो बगल सर में उसमें तिवारी जी का कोई योगदान नहीं था, उसमें हरीश रावत का योगदान नहीं था सर, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके बगल में जो है सोलर पर इतना बड़ा जो है वहाँ प्लांट लगा है। आप रुद्रपुर में चले जाइए, बीच में जरूर थोड़ा सा परेशानियां आई थी और उस समय तो मैं अध्यक्ष भी था, लेकिन हमने उन कमियों को दूर किया है जी। और अगर कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो मेरे ख्याल से हमको उसको आलोचना की दृष्टि से नहीं, उसमें अपना सकारात्मक योगदान क्या दे सकते हैं। काजी साहब की बड़ी रेंज है देश से विदेश तक, उसमें आप क्या सकारात्मक योगदान काजी साहब वो कह रहे हैं विकास हो रहा है, आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है सर? हर सूरत मेरी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का हर सूरत योगदान रहेगा और जहाँ कहीं हमारा योगदान की जरूरत है हम तैयार हैं, लेकिन उस योगदान में हम क्या सहयोग करें ये हमें परिभाषित कर बताएं। 2018 में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड में बड़ी बड़ी समिट्स की और उसमें 1,20,000 करोड़ रुपए की 601 MOUs हुए हैं। 1,20,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स आने की विधानसभा में घोषणा की गई, वो कहाँ है? कोविड से 2 साल पुरानी पहली बात है वो। अब आइए आप उसके बाद ये हवाई बात क्यों है? हमारे पास आज जितनी हमारे पास फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, हमारे उत्तराखंड में जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बिजली की, वो ही पूर्ति नहीं हो रही है। हमारी सरकार केंद्रीय पूल से बिजली लाकर तो यहाँ खर्च कर रही है। सर एक सवाल पूछूं सर, नाराज तो नहीं होंगे ना आप? सर एक सवाल पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे आप? नहीं, एक मिनट। केंद्रीय पूल की बिजली तो यहाँ लाकर खर्च की जा रही है, जब हमारे पास पुरानी फैक्ट्रियों के लिए बिजली नहीं है तो नई इन्वेस्टमेंट्स कैसे ला सकती है सरकार? 6 साल में इनसे 1 मेगावाट बिजली तो इनसे नई पैदा नहीं हुई। जी सर एक सवाल पूछूं सर, नाराज तो नहीं होंगे ना? आपका अधिकार है सर। ये बताइए कि हरीश रावत सर जब खली को लेकर आए थे सर, तो उससे कौन सा निवेश हो रहा था? जी, हरीश रावत जी जब खली को लेकर सर उत्तराखंड में आए थे तो उससे कौन सा निवेश हो रहा था? माननीय किशोर उपाध्याय जी आपके सामने ये तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, ये उस सवाल का जवाब ही ज्यादा बेहतर देंगे। जवाब दीजिए किशोर उपाध्याय जी। ये काजी साहब हमारे बहुत सुयोग्य डिबेटर हैं, लेकिन मैं बहुत ही जो है विनम्रता से कहना चाहता हूँ काजी साहब से कि अगर अटल जी नहीं होते और विशेष औद्योगिक पैकेज अगर उत्तराखंड को नहीं मिलता उस समय, तो हम जिन चीजों पर इतरा रहे मेरे ख्याल से वो सारी चीजें नहीं होती और हमको ठीक वही वातावरण, बल्कि मैं तो इस पक्ष में हूँ कि हमारा जो योगदान है विशेषकर पर्यावरण के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में। किशोर साहब जब आपने इतना विकास, जब कांग्रेस ने इतना विकास किया सर, तो कांग्रेस क्यों छोड़ दी सर? नहीं, वो अलग विषय है, उस पर किसी दूसरे दिन डिबेट कर लेंगे और उसमें जो है हरीश रावत जी को जरूर बुलाना, आपको तब डिबेट तभी होगी। तो वो बहुत सी चीजें हैं। काजी साहब आपका फाइनल कमेंट चाहता हूं सर। काजी साहब आपका फाइनल कमेंट सर इस पूरे मुद्दे पर। वो उन घावों से उबर रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। काजी साहब फाइनल कमेंट दे दीजिए सर। मैं फाइनल कमेंट ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल हवाई बात है, ये सरकार गुमराह कर रही है। वजह मैं उसका सबूत और दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज जितनी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ हैं, इतनी फैक्ट्रियों के लिए जब बिजली हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली से केंद्रीय पूल से बिजली, महंगी बिजली लाकर यहाँ ला रहे हैं, तो आइंदा हम फैक्ट्री लाने के लिए क्या मेन चीज क्या चाहिए? अगर बिजली नहीं होगी, ऊर्जा प्रदेश हमें उत्तराखंड को बोलते चले आए, हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है यहाँ पर, उन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का अभी तक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, उनका अभी तक ऊर्जा स्थापित जितनी हमारी क्षमता है उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। हमें बिजली की कमी है, तो कोयला अगर जरा सा कम नहीं होता तो देश की बिजली खराब होती है, उत्तराखंड की बिजली उससे पहले खराब होने लगती है। तो जब बिजली ही नहीं होगी तो हम यहाँ पर कैसे औद्योगिकीकरण कैसे कर सकते हैं, निवेश कैसे ला सकते हैं? जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये सरकार जब तक के यहाँ पर बिजली की सुविधा सही नहीं करेगी, सड़कें ठीक नहीं करेगी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि सड़कें 1 हफ्ते के अंदर गड्ढा मुक्त कर देनी चाहिए, ये बात 6 महीने पुरानी है। फिर विधानसभा में ऐलान होता है, जब हमारे विधायक सवाल उठाते हैं
कि जी सड़कें काजी साहब, 15 आपके भी दिन के अंदर आरोप ठीक रहेंगे कर और दिए उनके जाएंगे, भी वादे बिजली और नहीं, सड़कें नहीं, सर, तो दोनों को कैसे जुड़ने आएगा? के लिए इंडिया वॉइस से बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर साहब सर, काजी साहब सर, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया वॉइस से जुड़ने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी भरत गिरी की महाराज का पैर छूकर अभिवादन लिया, उनसे आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी लगभग 45 मिनट तक टपकेश्वर महादेव मंदिर में रुके, वहां मंत्रोच्चारण कर पूजा किया, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए पूजा अर्चना की और राज्य और देशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। तो आपको खबर बता रहे देहरादून से, जहां सीएम धामी टपकेश्वर महाराज के पूजा अर्चना में शामिल हुए, पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तो देहरादून में सीएम धामी ने टपकेश्वर महाराज के पूजा अर्चना की। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने संकल्प दृष्टि पत्र का नाम दिया था और इसी दृष्टि पत्र में किए गए वादों को लेकर जहां धामी सरकार ने कई वादों को पूरा किया, तो वहीं कई वादों को लेकर धामी सरकार ने आगे भी योजना बनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साथ ही विभागों को निर्देश दिया है। दृष्टि पत्र को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। दृष्टि पत्र में बहुत सारे जो विषय थे उनको हमने पहले साल में ही उन पर निर्णय भी ले लिए हैं, कुछ पूरे भी कर दिए हैं और अगले जो हमारा दृष्टि पत्र का संकल्प है वो हम पूरा संकल्प पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे और अगले 10 सालों का भी जो दृष्टि पत्र है और एक मैं कहूँ कि विजन डॉक्यूमेंट, उस पर भी काम करेंगे, उसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे। दृष्टि पत्र को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। दृष्टि पत्र में बहुत सारे जो विषय थे उनको हमने पहले साल में ही उन पर निर्णय भी ले लिए हैं, कुछ पूरे भी कर दिए हैं और अगले जो हमारा दृष्टि पत्र का संकल्प है वो हम पूरा संकल्प पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे और अगले 10 सालों का भी जो दृष्टि पत्र है और एक मैं कहूँ कि विजन डॉक्यूमेंट, उस पर भी काम करेंगे, उसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे। पार्टी ने जो हमारे अभी उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उससे पहले एक चुनावी घोषणा पत्र, जिसे हमने दृष्टिपत्र नाम दिया है, घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक नारा दिया गया, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा, ये हमने नारा दिया था। उसी नारे के अनुसार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उस जो हमारा दृष्टिपत्र जारी किया गया है उसको देखते हुए लगातार उसकी समीक्षा करते रहते हैं। कितने काम हमारे उस घोषणा पत्र के अनुरूप हो चुके हैं, कितने होने वाले हैं और कितने आगे कब तक होने वाले हैं, इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसकी समीक्षा समय समय पर करते रहते हैं और इसके निमित्त उन्होंने अधिकारियों की भी एक समीक्षा बैठक बुलाई है और उसी की समीक्षा करने जा रहे हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने मजार को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ किया है कि वैध और अवैध मजारों में क्या फर्क होता है, उसका रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है। ऐसे में सरकार अगर अवैध मजारों और दरगाह के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है तो वह सही है और वक्फ बोर्ड उसके साथ खड़ा है। बुजुर्ग कहीं सैकड़ों सालों से दफन हैं, जिसके बारे में पूरी हिस्ट्री है, जिनके बारे में पूरे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उस दरगाह को वैध माना जाता है और उसका रिकॉर्ड ज्यादातर तो वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है। लेकिन अगर कहीं रातों रात नई नई मज़ारें बन जाती हैं, जो लोग अपनी दुकान खोलने के लिए तावीज टोटके करने के लिए बैठ जाते हैं, ना वहां कोई दफन है, सिर्फ 4 ईंटें लगा दी और उसके ऊपर चादर डाल के बैठ गए और अपने आप को बाबा बता रहे हैं और इलाज कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो अवैध है। ये फर्क है वैध और अवैध। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 10 अप्रैल को आम आदमी पार्टी को बड़ी सौगात दी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया।
इसके साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन लिया है। वहीं आपको बता दें 10 अप्रैल को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और एनसीपी, सीपीआई, टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। तो भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को विधिवत रूप से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। मैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले सभी आम आदमी पार्टी के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद देश के सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी अपना संगठन का गठन करके मजबूती से 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता के जन सरोकार के मुद्दों को, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब को उठाने का काम करेगी। चारधाम यात्रा से लेकर के यहाँ के जो पर्यटन व्यवसायी हैं, यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहेगी। आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, भले ही उसे आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। वो कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस के विकल्प के रूप में खड़ी हो रही है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही दल है, इसलिए आज आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, वो बधाई की पात्र है। लेकिन उसने देखा है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां बनी हैं, आज वो क्षेत्रीय पार्टियां भी नहीं रह गई हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी का जो राजनीति करने का तरीका है, वो राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहा है और लोग उनके क्रियाकलापों से भलीभांति परिचित हो गए हैं। अब आम आदमी पार्टी के कोई झांसे में नहीं आने वाला है। आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, भले ही उसे आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त। बहुत अच्छी बात है, अगर राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है तो मुबारक हो आम आदमी पार्टी को। लेकिन यहाँ 2022 के जब चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी भी इस बात को भलीभांति समझ चुकी है और जनता भी समझ चुकी है कि यहाँ आम आदमी पार्टी की कोई दाल नहीं गलने वाली। उत्तराखंड में कम से कम आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। यहाँ जो उनका मुख्यमंत्री का चेहरा था, उसकी तक जमानत जब्त हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गहरे पानी में उत्तराखंड के लिहाज से आम आदमी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में हमें विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई न वोट बैंक है न जनाधार। राष्ट्रीय स्तर पर देखा, अब ऊंट किस करवट बैठता है वो देखने वाली बात है। वो दखलंदाजी तो हर प्रदेश में कर रहे हैं और खास करके चुन चुनकर उन प्रदेशों में वो जा रहे हैं जहां कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब वो भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। ये अब सत्यापित भी हो चुका है कई मोर्चों पर कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भाजपा के इशारे पे काम कर रही है और कांग्रेस को मुख्यतः डेंट पहुंचाने का उसका कार्यक्रम है। बहुत अच्छी बात है, अगर तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, लेकिन अब सियासत लगातार जारी है। एक तरफ कांग्रेस लगातार कह रही है कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई वर्चस्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वैसे तो विधानसभा चुनाव हार के बाद से ही वरिष्ठ नेताओं के बीच हार के कारणों को लेकर लगातार एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था, लेकिन बीते कुछ दिनों में वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, तिलकराज बेहड़ और मदन विष्ट के जिस तरीके से पार्टी प्रभारी और संगठन को लेकर बयान सामने आए हैं, पार्टी के भीतर की गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। इसको दुरुस्त करने के लिए पार्टी हाईकमान की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सीडब्ल्यूसी के सदस्य पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा जा रहा है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। काफी लंबे समय से कांग्रेस का वर्कर
लगातार मेहनत कर रहा है। पिछले अगर आप 8-10 महीने की बात देखें, शायद ही कोई हफ्ता ऐसा जाता है जब कांग्रेस का वर्कर किसी न किसी मामले में लड़ ना रहा हो। लेकिन कभी ना कभी यदा कदा बीच बीच में ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे पार्टी का कार्यकर्ता असहज हो रहा है। उसको लगता है हमारी मेहनत हमने करी, 3 महीने हमने माहौल बनाया, एक नेताजी ने बयान दिया उससे। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने शीर्ष नेतृत्व को अप्रोच किया और उनसे कहा, मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी दिक्कत है और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं। तो उन्होंने वरिष्ठ नेता हमारे PL पूनिया साहब को इसके लिए चुना है और उनको भेजा है। वो सभी नेताओं से वार्ता करेंगे और 16 तारीख को हमारे विधायकगण, प्रत्याशीगणों से भी बात करेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों से भी बात करेंगे और 16 तारीख को फिर वो हमारे जो आनुवांशिक संगठन है, हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है, इनके अध्यक्षगणों से, इनके मुख्य जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी से वो वार्ता करने के बाद कोई निर्णय लेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग यानी NCMEI के चेयरमैन जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में सभी अल्पसंख्यक समुदायों और उनके शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों से योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 6 समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया हुआ है। अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उन सभी जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें खोलने का अधिकार माइनॉरिटी को दिया गया। इंडिया के अंदर 6 कम्युनिटी सेंट्रल लेवल पर माइनॉरिटी के अंतर्गत आती है, जिसमें सबसे पहले मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, बौद्ध, पारसी और सबके बाद में 27 जनवरी 2014 को जैन्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अभी सेंट्रल लेवल पे 6 जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है। 2 तरह की माइनॉरिटी होती है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषाई जिसे अल्पसंख्यक बोलते हैं, और एक धार्मिक आधार पे अल्पसंख्यक। तो ये 6 जो हैं रिलीजियस माइनॉरिटी, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है अब तक। चमोली के थराली में शराब कारोबारियों पर शासन और प्रशासन के दिशा निर्देशों का कोई भी खौफ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे भारत में शराब की दुकान बंद रखने के निर्देश दिए थे, तो वहीं पुलिस और आबकारी विभाग के नाक के नीचे खुलेआम थराली में शराब बेची जा रही थी। आखिरकार शराब माफियाओं के हौसले आए दिन बुलंद होते दिख रहे हैं, तो वहीं दोगुने दामों पर खुलेआम शराब बेची जा रही थी, लेकिन न तो पुलिस और न ही आबकारी विभाग इन शराब माफियाओं पर कार्यवाही कर रही है। इसी संबंध में जिलाधिकारी राजेंद्र लाल से टेलीफोन पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर की जयंती पर शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।